Welcome to A Power of Now. Welcome everyone. Let's get together and read another day. आज फिर सीखते हैं कैसे Power of Now में रहते हैं with our beautiful Sanya. So let's go for it. Wonderful. तो हमने उस दिन सेक्शन खत्म किया था on the right hand side. पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे सान्या. सेकंड पैराग्राफ प्लीज पढ़िएगा. मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ. जी. Good evening everyone. Good evening. आपके एक्वेरियम में अगर किसी मछली का जन्म हो और आप उसका नाम जॉन रख दें, उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दें और उसे वंशावली बता दें, उसकी वंशावली बता दें, लेकिन 2 मिनट बाद ही कोई दूसरी मछली उसे खा जाए, तो यह दुखद लगता है। लेकिन यह दुखद इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसे एक अलग आत्मा होने की धारणा बना ली थी, जबकि वह तो एक ही थी। आपने एक गतिशील प्रक्रिया के एक छोटे से अंश को, एक आणविक कदम को थाम लिया था और उसमें से एक अलग अस्तित्व बना डाला था। जैसे एक मछली को जो एक्वेरियम में तैरती हो, हम उसका कोई भी नामकरण कर दें और फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लिख दें और फिर हम उसको बोलें कि ये उसकी एंसेस्ट्री है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, चाहे पता हो चाहे नहीं हो, हमने सपोज इमेजिनरी बना लिया और एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि कुछ देर बाद उस मछली को खा जाता है, किसका वो डिनर लंच बन जाती है, तो हमें बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस मछली से हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था और लगता है कि हमारा कोई अपना गया है। तो हमें ये इसलिए लगता है बिकॉज हमने उससे कुछ ना कुछ अपनी लव एंड अफेक्शन उसमें अटैच कर दी थी। ये जो प्रोसेस है ये बहुत कुछ क्षण के लिए आता है, एकदम शॉर्ट सेकंड्स के लिए। ये एक ऐसा डांस है ऑफ द यूनिवर्स जहां हमें पता भी नहीं चलता कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम इसको एक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। ये हम सब ह्यूमन बींग्स की आदत है, लेबल्स में डालना, प्लान करना, सोचना ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके बाद फिर अटैचमेंट होना। इसके बारे में ही आज का चैप्टर इन अ वे है जो हम ये सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं अभी भी। कैसे संसार रचते हैं, कैसे क्या क्या हम अटैचमेंट करते हैं और कैसे हम खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं तो समझेंगे। चेतना नाना रूप धारण करती रहती है और ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक कि वे रूप इतने उलझ नहीं जाते कि पूरी तरह उन्हीं में निमग्न रहने लगे। आज के मनुष्य में चेतना ने खुद को अपने रूपों के साथ पूरी तरह तादात्म्य कर लिया है। वह खुद को केवल एक रूप के रूप में जानता है और इसलिए यह अपनी शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से विनष्ट हो जाने के भय में रहा करता है। यही अहमग्रस्त मन है और इसी में सारे विकार तथा विकृति हुआ करती हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे इसके विकास पथ पर इसके साथ कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन यह भी तो लीला का ही एक भाग है। इसी गड़बड़ी द्वारा रचे हुए दुखों का दबाव अंततः चेतना को रूपों की तादात्म्यता से बाहर निकलने के लिए और उनके स्वप्न संसार से जागने के लिए मजबूर कर देता है। तब उसमें आत्मचेतन का पुनः संचार होता है, लेकिन तब वह उस स्तर से काफी गहराई में होती है जहां वह तब थी जब इसने खुद को खो दिया था। जो हमारे संसार की रचना हुई है, जो ये लीला सारी जिसके हम सब पार्ट हैं, इसमें यही तो है। हम तादात्म्य हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चीजों को अपना बना लेते हैं, अपने खुद आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट आता है तो भय आता है, फियर आता है, और वही ये साइकोलॉजिकल फॉर्म या फिजिकल फॉर्म ले लेता है। कुछ चीजें बन जाती हैं, अब वो शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, वैसा आप देख पा रहे हैं।
सारा ये ईगो का गेम आ जाता है। लीला तो रची हुई है, अब इसमें विकार भी है, इसमें विकृति भी है, इतना कुछ है, अच्छा है, बुरा है, और सारा का सारा हम एक ऐसे पार्ट पे जोड़ लेते हैं जहां हम इसके एक सब खिचड़ी की तरह बन जाता है, सारा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमने सिंपल तो रखा नहीं। हमने ये अटैचमेंट होना, वो अटैचमेंट होना, मुझे ये मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा, गाड़ी ऐसी, कपड़े ऐसे, बाल ऐसे, काउंटर पार्ट ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, ऐसा नहीं तो प्रॉब्लम। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो विचार के रूप में आती है, विचार के रूप में आते फिजिकल देख पाते हैं, फिजिकल देख पाते हैं तो मेंटल में बहुत सारी और दोबारा चली जाती है। अब मेंटल में दोबारा जाएगी तो क्या होगा? हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में बीमारियां आएंगी, कहीं ना कहीं हमारी चेतना का फर्क पड़ेगा, हमारे कॉन्शियस लेवल पे हम कॉन्शियस लिविंग ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सब कॉन्शियस वर्ल्ड से चल रहे हैं, सब कॉन्शियस वर्ल्ड में चल रहे हैं, और वहां हमने क्या कर लिया है? स्वप्न बुन लिए हैं जो असल तो हो नहीं रहे। असल क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज फियर आ रहा है। तो ये पूरी एक लीला रच रही है, और ये बार 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 हम इसी में पैटर्न में फंसे जा रहे हैं। डिसफंक्शनल सोसाइटी हो गई है। अब हमें इस ड्रीम लाइक स्टेट से अगर जगना है तो हमें अपनी आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस को वापस निर्माण करना पड़ेगा, वापस इसको अवेकन करना पड़ेगा, वापस हमको समझना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम गहराई में जाकर कोई प्रॉब्लम्स को देखकर एक फाइनल लेवल पे आ जाए कि बस बहुत हुआ, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, बस बहुत 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 हुआ। इसलिए हमें समझना इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस जो आती है कोई ना कोई डिस्गाइज के रूप में आती है, और हमें उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है कि सिंपल बनाना है। वो कैसे हम लाइफ को प्रकृति को देखते हैं उस पर निर्भर करता है। हमें ईगो माइंड से जाना है तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर हमें डिटैचमेंट, सबसे अटैचमेंट कम कर देनी है तो ना डर आएगा, ना तनाव आएगा, ना अहम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सो हमारे पास हमेशा चॉइस होती है किस डायरेक्शन में जाना है, हम क्या चूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ें। इस प्रक्रिया को जीसस ने उस खोए हुए बेटे के दृष्टांत के रूप में सुनाया है, जो कि अपनी पिता का घर छोड़ देता है और फिर अपना सारा पैसा उड़ा देता है, कंगाल हो जाता है और अंततः परेशान होकर घर लौटने को मजबूर हो जाता है। जब वह घर लौटता है तो उसका पिता उसे पहले से भी ज्यादा प्रेम करने लगता है। बेटे की अवस्था हालांकि वैसी ही है जैसी कि पहले थी, लेकिन फिर भी वैसी नहीं रही थी। उसमें गहराई का एक और आयाम जुड़ गया था। यह दृष्टांत अचैतन्य पूर्णता से प्रकृतः अपूर्णता में से होते हुए की गई एक यात्रा और बुराई से चैतन्य पूर्णता की ओर जाने वाली यात्रा का वर्णन करता है। आप ये सोचिए कि आपके घर में कोई लव्ड वन है जिनको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड किया है, आपने बस उनको बस कि घर में है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये नहीं कि आप लव नहीं करते, बट आपने उनको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दिया बिकॉज आप अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं। अब वो इंसान घर के बाहर है और कोई आपको बोलता है कि वो इंसान की मृत्यु हो गई, और एकदम से आप वहां जाते, ये इस जगह पे आ जाओ। अब वहां आप जाके आपको मालूम पड़ता है कि अरे ये जिसकी बात करें नाम सेम है, बट ये मेरा वो लव्ड वन नहीं, कोई और है। अब वो इंसान जब घर लौट के आता है तो हमारा उसके लिए लव भयंकर हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमें लगा था कि हमने तो लूज कर दिया, और दिमाग में उस 5, 10, 15, 20 मिनट में इतने विचार आए, मैं टाइम देता तो ये होता, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। क्यों ज्यादा जुड़ाव क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं फियर का डर था। अब यही हमारी दृष्टि जो है, इसी को हमें समझना चाहिए कि हमें किससे अटैचमेंट करनी है, कितनी अटैचमेंट करनी है, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, अपना मनी कैसे स्पेंड करना है, ज्यादा स्प्लर्ज करना है कि थोड़ा बचत करना है, कि मीडियम लाइफ में जीना है, कि बैलेंस करना है। ये सब एक दृष्टिकोण है लाइफ में। हम किसको कितना लव कर रहे हैं, किसको कितना नहीं कर रहे, कितना किस बनावटी चीज में जा रहे हैं या प्राकृतिक चीज में जा रहे हैं, फिजिकल में जा रहे हैं, कैसे हम लाइफ के अंदर डीप उतर रहे हैं, उसके अंदर का ये एक पूरा जर्नी है। हम सबके अंदर बुराई होती है, हम सबके अंदर अच्छाई होती है।
हम कितनी चैतन्य को जागरूक कर रहे हैं, कितनी कॉन्शियसली लिव कर रहे हैं, बुराई को अवॉइड करके अच्छाई को एक्सपैंड कर रहे हैं। जितना हम कॉन्शियस बनेंगे उतनी हम अपनी लाइफ में डेप्थ ले आएंगे, उतना हमारे लिए ब्रह्मांड खुल जाएगा, हमारा दृष्टिकोण खुल जाएगा, डायमेंशंस खुल जाएंगे और लाइफ बेटर हो जाएगी। इस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट को लिव करना, और प्रेजेंट मोमेंट को 100% देके लिव करना। ये नहीं कि हाँ मैं जी रहा हूँ, सांस आ रही है, बस ठीक है ठीक है ठीक है। जितना मुझे जो करना है बेस्ट से बेस्ट कर रहा हूँ, और अगर इस समय बेस्ट की जगह मुझे बेस्ट आराम करना है तो मैं उसको भी इंजॉय करूँ। तो जिसको अगर मैं इंजॉय करूंगा, कभी मन में ये गिल्ट नहीं आएगा कि मैंने इसको टाइम नहीं दिया, उसको टाइम नहीं दिया। जब हम टाइम नहीं देते तो हम प्रेजेंट नहीं होते, हम एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, बोले पापा 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 ये काम करना है, ये गेम खेलो। मैं नहीं, मैं ऑफिस से काम कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बच्चा परेशान होकर खुद खेल लेगा या कोई और साथ ही खोद लेगा? ये कब होता है? जब हम एब्सेंट होते हैं उस बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए। ऐसे ही हम सब होते हैं। सो हमें वापस अपने चैतन्य को लौटाना है, पूर्णता से उसमें लौटना है, सो दैट हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। आइए इसको आगे और लेकर चलते हैं। अपने मन के दृष्टा व अवलोकनकर्ता बने रहते हुए वर्तमान में उपस्थित रहने का गहन तथा व्यापक महत्व अब क्या आप देख पा रहे हैं? जब भी आप अपने मन का अवलोकन करते हैं, तब आप मन वाले अपने रूप में से चैतन्य को वापस ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वही चैतन्यता मन की दृष्टा या साक्षी बन जाती है। परिणाम स्वरूप यह दृष्टा यानी रूप आकार से परे विशुद्ध आपकी चेतना अधिक सबल होती जाती है, और मन की रूप घड़ने वाली क्षमता दुर्बल होती जाती है। जब हम मन का अवलोकन करने की बात करते हैं, तब हम एक ऐसी घटना का व्यक्तिकरण कर रहे होते हैं जो सृष्टि से जुड़ी है और सचमुच महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से चेतना रूप आकार के साथ वाली तादत्म्यता की अपनी स्वप्नावस्था से जागकर उस रूप आकार से बाहर आ रही होती है। यह घटना फिलहाल एक ऐसी घटना का एक अंश होते हुए उसके आने का पूर्वाभास दे रही होती है, जो कि कैलेंडर वाले समय के लिहाज से अभी कहीं सुदूर भविष्य में संभावित है। इस घटना को कहते हैं प्रलय, संसार का अंत। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो जो हम समझ पा रहे हैं अभी, सिंपल चीज लाइफ में है, अगर हम कॉन्शियसली लिव करेंगे तो हमारी लाइफ डीपर भी बन जाएगी, हम गहरे भी उतर पाएंगे, और हमारा पर्सपेक्टिव हम चौड़ा भी कर पाएंगे, ज्यादा हम देख पाएंगे। जब हम किसी जेल में, किसी कैद में होते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव उस 4x4 कमरे की तरह होता है। जब हमने अटैचमेंट छोड़ दी चीजों की, तो हम डेफिनेटली अपने बियॉन्ड जा सकते हैं। इसका मतलब होता है हम उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं जहां हम वो लाइफ लिव कर रहे हैं और देख रहे हैं। दृष्टिकोण हमारा बदल गया, हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया, क्योंकि हम उस समय अपने साथ फुल ऑन हैं। फुल ऑन कैसे हैं? हम साक्षी बन जाते हैं अपने खुद के रूप से। जब हम अपना अवलोकन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम सब फ्री ऑफ माइंड फॉर्म्स हो जाते हैं। कोई किसी भी ऐसा है ऐसा है, हम फिर सबको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं जैसा है, बहुत अच्छा है। और जब हम इतने इसको प्रैक्टिस करते 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 इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो और रिजल्ट क्या होता है कि हम अपने प्रेजेंट रहने को, अपने पावर ऑफ नाउ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और जो सपने बुनता रहता है हमारा मन, जो रूप में हम गढ़ते रहते हैं, वो थोड़ा वीक हो जाता है। इसका मतलब हम अवेयर हो जाते हैं प्रेजेंट टेंस से। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मैनिफेस्ट नहीं करते, अच्छा नहीं सोचते, सोचते हैं लेकिन स्वप्न कम लेते हैं, हकीकत पे ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग क्या होता है, डिसिप्लिन रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, थॉटलेस थॉटलेस नहीं होते, अपने बस अवेयर होते हैं।
सो अवलोकन करना पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का है। अगर हम अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि हम डेफिनेटली बेटर बन रहे हैं। और इसका सिग्निफिकेंस एक और भी आएगा कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बार बार जागरूक होती रहेगी। अभी हम उसको पुल करते थे बार बार कि मैं जागरूक नहीं हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ, और हम पुल कर रहे थे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे खुद की बॉडी का, हमारे खुद के माइंड का एक अंश बन जाएगा, जो कभी भी सुदूर मतलब डिस्टेंट फ्यूचर में कहीं नहीं जाएगा, वहां मतलब आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसको हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि आगे जो फ्यूचर हमारा बन रहा है उसको हम ऐसे बना लें कि वो स्ट्रॉन्ग और बेटर एंड बेटर बन जाए। ऐसे टाइम पे हम नहीं फंस जाएं जिसको प्रलय बोलते हैं, संसार का अंत बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर चैतन्यता से दूर चले जाएंगे तो बस यही हो जाएगा, एंड ऑफ वर्ल्ड हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए, जो हम जिस एनर्जी में, जिस युग में रह रहे हैं, लोग कितने अवेयर हैं, पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पे अवेयरनेस आ गई, इको फ्रेंडली का, एनवायरनमेंट का, पटाखे नहीं जलाते, प्लास्टिक रैपर्स नहीं यूज करते। सो डेफिनेटली इसका मतलब हम जहाँ ह्यूमैनिटी शिफ्ट कर रही है, इसका मतलब असेंशन हो रहा है। हम लोग सब रियलाइज कर रहे हैं कि हम कॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं, अवेयरनेस में रह रहे हैं। और जब हम इस कॉन्शियसनेस को एक और फर्दर स्टेप ले जाते हैं, जहाँ पावर ऑफ नाउ को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मच बेटर बना देते हैं। इसी एफर्ट के साथ हम लोग रोज किताबें पढ़ते हैं कि शायद हम अपने आप को इस प्रोसेस में आगे आगे ले जाएं और अपने आप को बेटर बनाते जाएं। आइए अब 1 मिनट के लिए हम साउंड ऑफ साइलेंस सुनेंगे, सो दैट हम सेंटर बैलेंस अलाइन हो जाए। उसके लिए प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम सब ज्यादा कॉन्शियसली लिव करें, पावर ऑफ नाउ में रहें, यही हम सबकी मनोकामना है और ऐसा ही हम करते हैं। सो इट इज। आइए चेतना के बारे में और बात करें। सब कुछ चेतना के बारे में है, सब कुछ कॉन्शियसनेस के बारे में है इस किताब में। और कॉन्शियसनेस के हम ही एक निमित्त मात्र, एक हम ही हैं जो अपनी कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई माँ पिता, कोई बच्चे, कोई बहन भाई, या कोई भी और गुरु, टीचर, मेंटर, कोई भी आके हमारी कॉन्शियसनेस को हमारे लिए बेटर नहीं कर सकता। हाँ, हमें ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस पे खुद काम करें। इसीलिए बोलते हैं अगर हमें कॉन्शियसली लिव करना होता है तो सत्संग इम्पोर्टेंट है। सत्संग मतलब अच्छी संगति का असर रखना, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी चीजें देखना, सो दैट हम बार बार कॉन्शियस लिविंग करें और बहुत ज्यादा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं चले जाएं। आइए आगे बढ़ें। चेतना जब शारीरिक व मानसिक रूपों व छवियों के साथ कर ली गई, अपनी तादात्म्यता से खुद को मुक्त कर लेती है, तब वह विशुद्ध चेतना बन जाती है, जिसे हम एनलाइटेड चेतना या उपस्थिति या विद्यमानता कहते हैं। कुछ लोगों में ऐसा घटित हो चुका है और ऐसा लगता है कि एक बड़ी संख्या में लोगों के साथ देर सवेर हो ऐसा होना नियत है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। अधिकांश लोग अभी भी चेतना के अहम ग्रस्त रूप की गिरफ्त में हैं, यानी वे मन के साथ खुद को तादात्म्य किए हुए हैं और वे मन द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। अगर जल्दी ही उन्होंने खुद को अपने मन से मुक्त नहीं किया तो इस मन के द्वारा ही एक दिन वे तबाह कर दिए जाएंगे। खुद को वे बढ़ते हुए भ्रम, भ्रांति, द्वंद्व, टकराव, हिंसा, रूढ़ता, निराशा, हताशा और पागलपन के भंवरों में फंसा हुआ पाएंगे। अहमग्रस्त मन एक डूबते जहाज जैसा हो गया है। अगर आप इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसके साथ आपका डूबना तय है। सामूहिक अहमग्रस्त मन
आज इस धरती पर बसने वाली सबसे अधिक खतरनाक रूप से पगलाई हुई और बर्बाद करने वाली हस्ती बन गया है। जरा सोचिए कि अगर इस धरती पर रहने वाली मानवीय चेतना में कोई बदलाव नहीं आया तो क्या होगा। चेतना जो हमारी है वो एक शारीरिक लेवल पे है और एक मानसिक लेवल पे है। शारीरिक लेवल पे क्या है कि हमने कुछ कॉन्शियसली सोचा और वो कर दिया। मानसिक में हम बस सोच रहे हैं और उसके लिए वहां पर हैं। हम बार 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 तादात्म्य हो जाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और खुद को उस जंजाल में वापस फंसा लेते हैं। हम खुद को मुक्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो प्योर नहीं बन पाती, हम एनलाइटेंड नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट में उपस्थित या विद्यमान नहीं रह पाते। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, इंडिविजुअल के साथ होता है, सिंगल जो लोग होते हैं उन लोग के साथ होता है, जहां हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, हम वेट कर रहे हैं किसी नाव की, किसी एंकर की, कोई हमें आकर कॉन्शियसनेस में ले जाए। लेकिन हमें बार बार समझाना है अपने आप को कि कहीं पर भी इसके होने की 100% गारंटी नहीं होती। लोग, ग्रुप्स, या हमने कुछ सुन लिया, हमारा वो एकदम से वो सटोरी आ जाए, इमीडिएट एनलाइटमेंट का पीरियड आ जाए। सो ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं। लेकिन सारे जो लोग होते हैं वो अपने ईगो से ग्रिप्ट होते हैं, अपने अहम, आई मी एंड एम, मैं सब जानता हूं, मैं कर लूंगा। और जब इससे हम काम करते हैं तो हम कॉन्शियस नहीं होते। हम सोच रहे हैं हम कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी कुछ नेगेटिव इमोशन आएगा उसको आप मान लीजिए कि वो कॉन्शियस लिविंग नहीं है। आपने तादात्म्य कर लिया है अपने माइंड को उस इमेज से, उस प्रति, उसकी, आपकी प्रकृति से, आपकी उस प्रवृत्ति से, कि उस नेचर से आपकी, और आप अपने आप को डिस्ट्रक्शन करने में लगे हुए हैं। अब जब आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आपको कैसे एक्सपीरियंसेस आएंगे लाइफ में? अब आपकी लाइफ में बढ़ता वो कंफ्यूजन आएगा, आपकी मन में, आपकी लाइफ में बहुत टाइप टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, हिंसा, वायलेंस आएगी, बीमारियां आएंगी, इलनेसेस आएंगी, आप हताश हो जाएंगे, आप शायद फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, पागल हो जाएं, मैड हो जाएं। और यही सब आपको अपने साथ और लेकर चला जाएगा। इसमें डिप्रेशन की बीमारियां, कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप वो अहमग्रस्त बन जाते, इतने अहमग्रस्त बन जाते हैं अपने माइंड से कि आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हो जाती हैं। और जब आपकी एनर्जीज हैवी हो जाएंगी तो आप लाइट कैसे फील करेंगे? आपकी बॉडी में लाइट ऐसे, अब जब आप लोग बोलते हैं ना कि मुझे उड़ने का मन कर रहा है, या लग रहा है जैसे मैं आसमान पे चल रहा हूँ, इतने खुश फील करते हैं, लाइक यू वॉकिंग ऑन द क्लाउड्स, लाइक लाइट एनर्जी रहती है। वहीं पर जब आपकी बहुत डेंस एनर्जी रहती है तो आप क्या करते हो? आप धस के धस चले जाते हो, तो आप धस रहे हो नीचे, तो आपका तो डूबना 100% तय ही है। क्यों? कि आप इगोइस्टिकल माइंड चल रहे हो। अब इमेजिन करो ऐसे इगोइस्टिकल लोग की आज आपस में संगति रह रही है, तो अब ये सामूहिक ईगो माइंड क्या होगा? ये इतना डेंजरस बन जाएगा, इतना डेंजरस बन जाएगा, साथ में मिलके डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आ जाएगी और हमारी मदर अर्थ में बहुत हैवीनेस आ जाएगी। सो हम जब मानवीय चेतना की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस उठाने की बात कर रहे हैं, तो बदल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम तो नेगेटिविटी में ग्रिप्ट है। नेगेटिविटी से कौन निकालेगा हमें? हम खुद को निकालेंगे। तो अगर हम डिपेंडेंट है किसी और पे, तो वो हमारा एक संकेत है कि हम रॉन्गली डिपेंडेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें राइट डिपेंडेंट होना, अपने मन पे, अपनी नेचर पे, अपने आप पे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले से ही अधिकांश लोगों के लिए अपने मन से राहत पाने का केवल एक ही तरीका रहा है कि कभी कभी वे चेतना के विचार रहित स्तर पर लौट आए। हर कोई हर रात को सोते हुए यही तो करता है, लेकिन यही काम किसी हद तक सेक्स, शराब और कुछ ड्रग्स के जरिए भी किया जाता है, जो कि मन की हरकतों को की अधिकता को दबाने का काम करती हैं। अगर शराब, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और साथ ही अवैध ड्रग्स न होते, जिनकी
की बड़ी भारी मात्रा में खपत है तो आदमी के मन का पागलपन और भी ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई देता। मेरा तो यही मानना है कि ड्रग्स लेने वालों की एक बड़ी संख्या को अगर उनकी ड्रग्स से वंचित कर दिया जाए तो वे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी एक खतरा बन सकते हैं। ये ड्रग्स दरअसल लोगों को उनके ही गड़बड़ झाले में पड़ा रहने देती है। ड्रग्स का विश्वव्यापी उपयोग मन के पुराने ढर्रे को तोड़ने और उच्चतर चैतन्यता में उभरने में केवल विलंब कर रहा है। हालांकि ड्रग्स के व्यक्तिक उपयोगकर्ता अपने मन द्वारा खुद पर प्रतिदिन किए जाने वाले जुल्म से कुछ राहत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन पर्याप्त चैतन्य उपस्थिति की संभावना से वंचित रह जाने के कारण वे विचारों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं और इसीलिए उन्हें सही अर्थ में मुक्ति नहीं मिल पाती है। So 90% लोग, फिगर ज्यादा बड़ी है तो समझने का प्रयास करिएगा कि 90% लोग एडिक्शन के शिकार होते हैं और वो अपने कॉन्शियसनेस के बिना लिव कर रहे होते हैं। रेयरली कॉन्शियसनेस आती है, और कॉन्शियसनेस कब आती है? यूजुअली नींद में। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और आप कॉन्शियसली नींद बोलते हो कि अब नींद का टाइम है, अब मैं उठ रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ। ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेक्स, शराब या ड्रग्स में भी ये स्टेट आ सकती है? बिकॉज कभी आप राइज करें, जैसे ओशो मेडिटेशन होती है, यूजुअली अ लॉट टू डू विद लेट द बॉडी बी फ्री, कोई बैरियर्स नहीं रखो। जो ड्रग्स होते हैं उनमें भी आप अलग स्टेट पे चले जाते हो जहां आपकी लिमिटेशन नहीं होती। कई लोग जो बहुत दब्बू होते हैं, ड्रग खा के एकदम शेर बन जाते हैं, अब कोई डर ही नहीं रहता। अल्कोहल भी जब कई लोग पीते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, एकदम से अल्कोहल पीने से बहुत सारी बातें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फियरलेस हो जाते हो। फियरलेस हो जाते हो तो आप कॉन्शियसनेस के पास आ रहे हो। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे बार में जो ये अधिकतर में इतने ड्रग्स मिलते हैं, क्योंकि इतनी खपत है, ये इसीलिए है कुछ लोग अपने फियर से दूर भागना चाहते हैं। यूथ हमारा पंजाब में इसका बहुत बड़ा सेक्शन है, कि यूथ ड्रग्स ले रहा है। क्यों? बिकॉज इतनी ज्यादा चैलेंजेस सोसाइटी में आ गए हैं, तो वो उससे अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, और तब ये पागलपन थोड़ा सा बढ़ रहा है ड्रग्स लेने का, डिपेंडेंट होने का। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं। जहां हम किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हुए, किसी भी टाइप की एडिक्शन हमें हुई, हम कॉन्शियस लिविंग नहीं कर रहे। कोई भी गड़बड़ झाला लाइफ में अगर आ रहा है और उसको हम कॉन्शियस माइंड से सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हम कॉन्शियस लिविंग नहीं कर पा रहे। इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इन पर्सनल लाइफ में, हमें अपनी कॉन्शियसनेस से दूर ले जाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने खुद के लिए अपने पुराने ढर्रों खुद तोड़ना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें अपनी चैतन्यता को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा, जो सिर्फ हम ले जा सकते हैं, किसी के सहारे से नहीं, अपने आप। हमें लिबरेटेड फील करना पड़ेगा, फ्री फील करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा जो हमारा मन कहता है ये करो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब हम थिंक बिग, ड्रीम बिग, लिव बिग करते हैं और फियरलेस करते हैं, तो हम कॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं कि मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है कि मैं ऐसा लाइफ जीना चाहूंगा। अब कई लोग सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेट करते हैं, या बुक क्लब्स पढ़ते हैं, या कुछ क्लासेस ज्वाइन करते हैं। वो कॉन्शियस डिसीजन है उनका। या अभी आप 5 बजे लॉग इन कर रहे हैं, कॉन्शियस डिसीजन है आपका कि मुझे ये वाली लाइफ है, इससे मुझे अच्छे फ्री थॉट्स मिलते हैं, कुछ फूड फॉर थॉट मिलता है। सो अगेन बात हम सबके ऊपर इंडिविजुअली आ जाती है कि हम इंडिविजुअली कैसे हैं, कितना हम अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, कितना हम अपनी कॉन्शियसनेस से कि दुनिया में इनवर्ड जा रहे हैं। जितना हम अंदर जाएंगे, जितना गहरे उतरेंगे, उतना ही हम आगे लाइफ में सक्सेस पा लेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आइए, अब मन से नीचे उतरने से क्या होता है, क्या मतलब भी क्या है इस वर्ड का, समझते हैं। मन से नीचे चेतना के स्तर पर वापस आ जाना, यानी हमारे प्राचीन पूर्वजों का जो स्तर विचार वाले स्तर पर आने से पहले रहा था, और जो पशुओं और पेड़ पौधों का अभी भी है, उस स्तर पर आ जाना, यह हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि विवशता है, आवश्यकता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। मानव जाति को अगर बचे रहना है
तो उसे अगली अवस्था में आना ही होगा। चेतना समूचे ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों रूप आकारों में विकास पथ पर आगे जा रही है। इसीलिए अगर हमने ऐसा नहीं भी किया तो भी ब्रह्मांड के पैमाने पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चेतना में की गई वृद्धि कभी बेकार नहीं जाती, इसीलिए वह किसी और रूप में प्रकट हो जाती है। लेकिन जो तथ्य है मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वह स्पष्ट संकेत है कि नई चेतना में इस पृथ्वी पर पैर रखने की जगह बना ली है। जो चेतना होती है ना, जितना वैसे पेड़ पौधों में चेतना बहुत ज्यादा होती है। अब इसीलिए अगर आप देखते हैं, पेड़ पौधे पौधे जड़ी बूटी की तरह काम करते हैं। आप पेड़ पौधों को काट के सब्जी बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसमें उसमें एनर्जी भी होती है। और जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लावर्स से हीलिंग होती है, फ्लावर थेरेपी, बैक थेरेपीज, बहुत सारी टाइप के। तो पेड़ पौधों में कॉन्शियसनेस जो है ना, वो हेल्प करने की है कि इसको खाया तो ये बेटर हो गया, इसको लिया तो ये बेटर हो गया। इंसानों की जो कॉन्शियसनेस है थोड़ी सी दबती चली जा रही है, बिकॉज वो अपने लिए जीना शुरू कर ले, दूसरों के लिए नहीं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए आगे चले चले जा रहे हैं, अपने फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, अपने पर्सनल टाइम से टाइम निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग आए मेरा, मेरा क्या फायदा हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए ह्यूमन रेस को, मानव जाति को अपने आप को अगले स्टेप पे ले जाना है, कॉन्शियसनेस के हायर लेवल पे लेकर जाना है। और ये अच्छी न्यूज ये है कि डेफिनेटली हायर लेवल पे जा रहे हैं। आज आप अपने लोग जो भी यहाँ सेशन पे हैं या जो ऑनलाइन सुनेंगे बाद में, हम चाहते हैं, इसीलिए तो ये सेशन हमारे लिए आया है। नहीं तो क्यों ये किताब आती, क्यों हम पढ़ते, क्यों हम समझते? ये सब स्पष्ट क्लियर सिग्नल्स हैं, संकेत हैं हम सबके लिए कि बॉस, चेतना बढ़ रही है। हमारे प्लैनेट मदर अर्थ पे इसने घर कर लिया है और हम सब आगे बस इसमें वृद्धि होने ही होने वाली है और हो भी रही है। जब कभी हमने इसको समझ लिया, इस फैक्ट को, तो हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। सो अगेन, एखार्ट टोल हमें बार बार याद दिलाते हैं और अभी रिमाइंडर भी दे रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं, कैसे हम किस चीज को पहचानें, कैसे समझें, समझते हैं उसके बारे में। व्यक्तिगत मामला मतलब एक पर्सनल पर्सनल मामला। जी। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं आपको कुछ सिखा पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप चेतना हैं और आप खुद को सुन रहे हैं। पूरब में एक कहावत है, शिक्षक और शिक्षार्थी साथ मिलकर शिक्षा का निर्माण करते हैं। फिर भी शब्द आप अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते। वे स्वयं सत्य नहीं होते, बल्कि वे तो केवल सत्य की ओर संकेत करते हैं। मैं उपस्थिति में से बोलता हूँ, और जब मैं बोलूं तब आप उसी अवस्था में, यानी उपस्थिति की अवस्था में होकर मेरे साथ आ सकते हैं। हालांकि हर शब्द को जो मैं बोलता हूँ उसका एक इतिहास है, सचमुच, और वह अतीत से आया हुआ है, जैसे कि सभी भाषाएं हैं। लेकिन जो शब्द मैं आपसे बोलता हूँ वे उपस्थिति की प्रबल ऊर्जा वाली तरंग के वाहक होते हैं। भले ही वे शब्द रूप में कुछ भी अर्थ रखते हों। सो एखार्ट टोल का बोलना है कि वो कुछ सिखाने पढ़ाने नहीं आए हमें, लेकिन वो ये रिमाइंड करने आए हैं हमें कि हम कॉन्शियसनेस हैं, हम चेतना हैं, और हमें अपने आप को सुनना है। और जो हम ये पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसको जानते हैं और अभी रिविजन कर रहे हैं। उनका ये भी बोलना है, ईस्ट में बहुत ज्यादा फेमस कथा है, अ टीचर इज एज वाइज एज अ स्टूडेंट इज, और वाइस वर्सा। जितना आपका स्टूडेंट प्रश्नेव भाव का होगा, उतने ही टीचर इवॉल्व करता है। दोनों मिल के टीचिंग बनाते हैं, शिक्षा का निर्माण करते हैं। बिकॉज अगर टीचर स्टूडेंट जिज्ञासु नहीं होगा, टीचर को अपने अंदर जाके वो टीचिंग या वो नहीं सिखाने को मिलेगी, वो नहीं बोल पाएंगे। सो हमेशा हमें क्या करना है, सत्य के साथ चलना है। और सत्य, हमारा सत्य क्या है, दूसरों का भूल जाइए। इसके लिए सेल्फिश हो जाइए कि आपका सत्य क्या है, क्या बोल रहा है आपको। अगर आपने उसको पहचान लिया, उस संकेत को समझ लिया, तो आप एक ऐसी स्टेट में चले जाएंगे जहां आप हमेशा अपने अंदर जाकर गहराई में उतर पाएंगे।
हम कैसे उस बात को इंटरप्रेट करते हैं, एक हाथ और जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं, हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे वर्ड्स में कितनी पावर है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कैसे है, उसको भी हमें समझना है कि किसमें कितनी ऊर्जा आ रही है, कितनी तरंगे आ रही हैं, क्या फ्रीक्वेंसी से मैं बात कर रही हूँ, कैसे आप समझ रहे हो, कितनी एनर्जी आप में है, कितनी मुझ में। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल सबके आपके मोबाइल से बंद हो, या जिन लोग के खुले हैं वो चल रहे हों, या उबासी ले रहे हों, तो आपकी ऊर्जा मेरे पास भी आएगी, मुझे लगा मुझे सेशन करना ही नहीं है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, राइट। सो अगर और मेरी अगर एनर्जी वैसी होगी, मैं बिना मन के कुछ बोल रही हूँ, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। सो अर्थ निकालने वाले या शब्द बोलने वाले का भी निर्भर करता है उस इंसान के नजरिए पे जो सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है। और इसका सारा फाउंडेशन लिंक्ड है हमारी चैतन्यता से, हमारी कॉन्शियसनेस से। हम कितना इवॉल्व हो गए हैं। एक बात किसी को फटाफट समझ जाती है, वो उसको ग्रहण करके इम्प्लीमेंट कर लेता है, और एक आदमी ना 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 करता रहता है। दोनों की कॉन्शियसनेस के ऊपर वो क्या सीख रहा है उस पर। आइए आगे बढ़े। प्रेजेंस ऑफ, उपस्थिति हाँ जी। उपस्थिति का, विद्यमानता का एक और भी अधिक सक्षम वाहक है मौन। इसलिए जब आप इसे पढ़ रहे हो या मुझे बोलते हुए सुन रहे हो, तब शब्दों के बीच और शब्दों के नीचे नीचे रहने वाले मौन पर ध्यान दीजिए। बीच में पड़ने वाले अंतरालों पर सजग रहिए। अगर आप चाहे कहीं भी हो, इस मौन को सुनना उपस्थित रहने का एक सरल और सीधा तरीका है। भले ही वहां शोर हो, लेकिन आवाजों के बीच बीच में और उनके नीचे नीचे हमेशा एक खामोशी हुआ करती है। उस खामोशी को सुनना आपके अंदर तुरंत एक नीरवता, एक निश्चलता पैदा कर देता है। आपके भीतर की नीरवता ही बाहर की नीरवता को देख सकती है। और उपस्थिति के अलावा, विद्यमानता के अलावा, मौन व नीरवता भला और क्या होती है? विचार के जंजाल से मुक्त चेतना के अलावा उपस्थिति भला और क्या होती है? यही है वह उल्लास से संपन्न सभ्यता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो साइलेंस में इतनी ज्यादा पावर होती है, चुप रहने में इतनी पावर होती है। बहुत लोग बोलते हैं सुनना सीखो, बी अ गुड लिसनर। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम अपने अंदर के डायलॉग चल रहे होते हैं उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लाते हैं, एक पॉज लाते हैं। नहीं तो हमारे अंदर तो कंटिन्यूस डायलॉग चल रहे हैं। इंसान सामने क्या बोल रहा है कई बार सर से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि हमारे तो अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी प्री कंडीशनिंग या कुछ प्री डायलॉग चल रहे हैं। सो सुनना इंपॉर्टेंट है। जब हम सुनते हैं तो हम एक्चुअली में उस समय सुनना चाहिए। वो इंसान रुका है तो जो बात सुनी है उसको वापस अमल कर लें, और अवेयर रहें कि वो क्या बोल रहा है। साइलेंस की भी अपनी भाषा होती है। इसमें साउंड ऑफ साइलेंस जब आती है, शायद आप लोग में से कई लोग अब तक अपने जब मौन आपके गैप रहते हैं तो आपको साइलेंस ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज अपने आप आती होगी, ये वाली जो हम मेडिटेट करते हैं इसके ऊपर। जितना आप सुनने पे एफर्ट करेंगे उतना आप एक बेटर इंसान बन जाएंगे, ज्यादा नीरव बन जाएंगे, आपके अंदर का क्लटर खत्म हो जाएगा, आप स्टिल हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे। और जब आप साइलेंस को परसीव कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अंदर ही अंदर बहुत एक ठहराव आ गया, आप में अजीब सी शांति का महसूस हो गया आपको। और उस समय आपकी कॉन्शियसनेस फ्री हो चुकी होगी किसी भी दिमाग के थॉट से कि अब ये आएगा, अब ये आएगा, या अब ये करना है, अब ये करना है। तब आप बस इंजॉय करेंगे। और जब आप ये विचार के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे तब आपकी एक्चुअल कॉन्शियसनेस जागरूक होगी और अवेकन होगी। यही हम सबको समझना है और इसी पे हम सबको कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम सब साइलेंस को सुनना शुरू करें, कॉन्शियसनेस को प्रेजेंस करने में रहना शुरू करें, तभी हम जाकर इसमें आगे बढ़ पाएंगे। आइए फिर साइलेंट हो जाएं, आंखें बंद कर लीजिए। अब ये साउंड ऑफ साइलेंस अपने आप देखें कि आप सुन पा रहे हैं क्या, अपने खुद के मौन रूप में, आंखें बंद करके। और अब ये भी देखें कि साउंड ऑफ साइलेंस के साथ एसी, कूलर, पंखे की आवाज आ रही है,
और अंदर से कोई डायलॉग तो नहीं चल रहा, उनको क्या विश्राम मिला है, फिर सुनने की चेष्टा करें। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में अपने लिए गोल्स बनाने हैं, जहां हम दिन में जब टाइम मिले, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए साउंड ऑफ साइलेंस सुने, अपने बैकग्राउंड क्लटर को बंद करें और फील करें कि कॉन्शियस लिविंग क्या होती है। अब हम समझने वाले हैं कि हमारी दिव्य विद्यमानता की एक्चुअल रूप क्या है, वास्तविकता क्या है। तो डिवाइन प्रेजेंस जो होती है उसकी रियलिटी क्या है। इसमें क्राइस्ट का नाम लिखा हुआ है बिकॉज ये किताब एकार्ट टोल ने लिखी है। सो ये चर्च फॉलोअर हैं, सो ऑब्वियसली अपने गॉड का नाम लिख रहे हैं, बट आप इसको एक दिव्य विद्यमानता देखें। आपका जो भी आपको रूप देना हो, बुद्धा को, हिंदू रिलीजन को, आपका सिखिज्म को, जो भी आप रिलीजन आपका है उसको आप ध्यान दीजिए। बट अब इसमें सुनने का प्रयत्न करिएगा कि क्या आपको बोला जा रहा है। ऑफ कोर्स उस ट्रांसलेट में कर दूंगी। प्लीज लेट्स रीड। किसी एक शब्द के प्रति आसक्त मत हो जाइए। अगर आपको अधिक सार्थक लगे तो आप क्राइस्ट की बजाय उपस्थिति, विद्यमानता शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्राइस्ट आपका ईश सत, गॉड एसेंस है। ईश सत्ता को पूरब में कभी कभी स्व भी कहा जाता है। क्राइस्ट और उपस्थिति में अंतर केवल इतना है कि क्राइस्ट का मतलब है आपके भीतर वास करने वाली दिव्यता, भले ही आप उसके प्रति सजग रहते हो या नहीं। जबकि उपस्थिति का, विद्यमानता का अर्थ है आपकी जागृत दिव्यता या ईश सत, गॉड एसेंस। सो वही मैंने शुरू में बोला, हमें क्राइस्ट अगर हम फॉलो करते हैं और हम अटैच नहीं हो रहे कि क्राइस्ट की बात की हो रही है तो ठीक है। अगर नहीं आपको लगता है तो आप इसको बस एक प्रेजेंस का शब्द समझ लीजिए। किसी भी वर्ड से बहुत फिक्सेटेड होना एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, किसी में भी। और कई बार इनको ईस्ट भी बोला जाता है। ईस्ट क्यों? ईस्ट से सूर्य उदय होता है, ईस्ट से चांद उदय होता है, ईस्ट से रोशनी आती है। तो ईस्ट एक सिंबॉलिक होता है हमारी खुद की एनलाइटमेंट के लिए, जहां से लाइट आ रही है। एनलाइटमेंट शब्द में लाइट वर्ड भी आ रहा है। एनलाइटमेंट, अंदर से लाइट जलना, कुछ प्रकाश आना, उसको हम बोलते हैं एनलाइटमेंट। अगर हम विद्यमान रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे रियलिटी में, बिना किसी थॉट प्रोसेस के, धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट पा रहे होंगे, बिकॉज हम अपनी कंपनी एंजॉय कर पा रहे हैं और बिना कुछ सोचे विचारे। टाइम लगता है स्टेट में आने में, लेकिन हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें हमारे अंदर जो दिव्यता लिव करती है, जो डिविनिटी हमारे अंदर है, उसको हमें उजागर करना है। इतना सब समझ जाएं कि हम सब में, वी आर ऑल मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम सब भगवान के रूप में पले बड़े हैं। हम सबके अंदर भगवान है। हम सबके अंदर ब्रह्मांड भी है, भगवान भी है। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स। अगर हम इस डिविनिटी को, कॉस्मोस को, इस गॉड एसेंस को अपने अंदर समझ लें तो हम डेफिनेटली और प्रेजेंट में रह पाएंगे अपनी लाइफ में। अब जैसे फिर नेक्स्ट वर्ड में, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्राइस्ट की बात आ रही है। क्राइस्ट को अगर आपको बहुत वो डिस्टर्ब करेगा तो इसको आप क्या समझेंगे? प्रेजेंस समझेंगे। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां और भ्रामक धारणाएं साफ हो जाएंगी जब आप यह बात समझ जाएंगे कि क्राइस्ट में न कुछ अतीत था और न ही कुछ भविष्य। यह कहना कि क्राइस्ट थे या होंगे, यह एक विरोधाभासी बात होगी। जीसस थे, वे एक व्यक्ति थे जो 2000 साल पहले रहे थे, और उन्होंने दिव्य विद्यमानता का बोध किया था, और इसीलिए उन्होंने कहा था, अब्राहम से पहले भी मैं था। उन्होंने यह नहीं कहा, अब्राहम ने जब जन्म लिया तब मैं पहले से ही था। इसका अर्थ तो यह होता कि वह समय की परिधि में रूपाकार वाली पहचान की सीमा में ही थे। किसी ऐसे वाक्य में जो कि भूतकाल से शुरू किया गया हो, उसमें प्रयुक्त किए गए शब्द मैं हूं एक मूलभूत परिवर्तन की ओर, काल के आयाम से मुक्त होने की ओर संकेत करते हैं। विशाल गहनता वाला एक जैन जैसा वक्तव्य है यह। जीसस ने उपस्थिति के, विद्यमानता के, आत्मज्ञान के अर्थ को तर्कमूलक विचार के माध्यम से न समझा,
कर उसे सीधे सीधे बताने का प्रयास किया। वे काल द्वारा नियंत्रित, यानी भूत या भविष्य द्वारा नियंत्रित चेतना के आयाम से परे काल निरक्षेप के साम्राज्य में चले गए थे। शाश्वत का आयाम इस संसार में आ गया था। दरअसल शाश्वतता का अर्थ अनंत समय का होना नहीं है, बल्कि समय का न होना है। व्यक्ति जीसस इस तरह क्राइस्ट बने थे, विशुद्ध चेतना के संवाहक। और बाइबल में ईश्वर ने खुद को क्या परिभाषित किया है? क्या ईश्वर ने यह कहा है, मैं हमेशा था और हमेशा रहूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तो भूत और भविष्य की वास्तविकता प्रदान कर दी जाती। ईश्वर ने कहा, मैं हूं क्योंकि मैं हूं, मैं जो हूं वो हूं। कोई काल नहीं है यहाँ, केवल विद्यमानता है, उपस्थिति है। सो हम चाहे क्राइस्ट की बात कर लें, चाहे हम राम भगवान की बात करें, चाहे कृष्णा की बात कर लें, चाहे आपके अल्लाह की बात कर लें, गुरु नानक, किसी की भी बात कर लें, ये सारे प्योर कॉन्शियसनेस रह चुके हैं। प्योर, चाहे महावीर की बोलें, प्योर कॉन्शियसनेस मतलब डीप चेतना। ये बात हमें सब समझ आनी चाहिए कि कोई भी वर्ड्स हमें नहीं फंसा सकते। पहले भी डिविनिटी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। कोई बोलता है मेरा रिलीजन बेटर है, पहले मेरा आया था, ये सब डिबेट्स है, हम इसमें नहीं जाना। हम इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें विद्यमान रहना है, हमें प्रेजेंट रहना है, हमें कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना है, बिकॉज ये टाइमलेस है। ये पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। ऐसा क्यों बोलते हैं? एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर पे आती है, जितने भी जो सालों के बाद वो आना चाहती है, तब वो कॉन्शियसनेस ऐसे के ऐसे वापस आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलें, कॉन्शियसनेस बोलें, वो हमेशा होती है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है, कई छोटे बच्चे पैदा होते ही श्लोक बोलने शुरू हो जाते हैं, या उनको बहुत चीजें पता होती हैं पहले से। क्यों होती हैं? क्योंकि कॉन्शियसनेस हमेशा जिंदा रहती है। मैं हूं क्योंकि मैं हूं, मैं जो हूं वो हूं। सो ये हमें समझना चाहिए कि हम हमेशा रहेंगे। मैं सत्य हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं लाइफ हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। एंड आई एम नाउ, मैं उपस्थित हूँ। अगर हम उपस्थित रहेंगे तो हम इस लाइफ में आगे जी पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे हैं। यही लिखा हुआ इस पैराग्राफ में, क्राइस्ट का दोबारा आना मानवीय चेतना का रूपांतर होना है। क्राइस्ट का एक वर्जन हमने देखा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि क्राइस्ट के आने से पहले चेतना नहीं थी। तो क्राइस्ट यही बोलते कि अब्राहम के पहले भी मैं था, विच मीन्स कॉन्शियसनेस हमेशा थी। तो इस पैराग्राफ में जो मैं मार्क कर रही हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्राइस्ट का दोबारा आना मानवीय चेतना का रूपांतर होना है, और रिफाइंड बन रही है चेतना। यह काल से विद्यमानता में उपस्थिति में आना है, विचार से विशुद्ध चेतना में आना है, ना कि किसी मनुष्य का आगमन होना है। अगर क्राइस्ट कल को किसी रूप में पूर्ण वापस आ जाए, तो वे आपसे इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? वो बोलते क्राइस्ट को पता है क्रूसिफाई कर दिया था, लटका दिया था क्रॉस पे, क्राइस्ट खत्म हो गए। बट क्या कॉन्शियसनेस खत्म होती है? तो अगर वो आएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं सत्य हूँ, आई एम ट्रूथ, मैं दिव्य विद्यमानता हूँ, आई एम डिवाइन प्रेजेंस, मैं शाश्वत जीवन हूँ। शाश्वत मतलब इटर्नल, हमेशा। मैं शाश्वत जीवन हूँ, इटर्नल लाइफ हूँ। मैं आपके भीतर हूँ, आई एम विद इन यू। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। मैं अब हूँ, आई एम नाउ। हमें इतना समझना, ये कॉन्शियसनेस हमेशा हमारे पास थी, हमारे पास है, और हमारे पास रहेगी। और कोई इसको हमसे ले जा नहीं सकता। हम ही इसको बेटर और रिफाइन कर सकते हैं। एक बार फिर साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं, और फिर प्रयास करते हैं एकदम स्थिर रहने का, और साउंड ऑफ साइलेंस अपने आप सुनने का। आइए आंखें बंद करें। I am consciousness. I am pure consciousness.
मैं चेतना हूँ, मैं गहरी चेतना हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं पावर ऑफ नाउ हूँ। सो इट इज। आइए इसको और आगे समझते हैं। क्राइस्ट का कभी व्यक्तिकरण मत कीजिए। क्राइस्ट को किसी रूप की पहचान मत दीजिए। अवतार, दिव्य माताएं, आत्मज्ञान प्राप्त ग्रुप, इन्हें गिने वे जो कि वास्तविक हैं, ये सभी व्यक्ति के रूप में कुछ भी विशेष नहीं है। किसी मिथ्या अहम को न थामते हुए, उनका बचाव न करते हुए, उन्हें खुराक न देते हुए, ये लोग आम लोगों से कहीं अधिक सरल, अधिक सादे और अधिक साधारण हुआ करते हैं। प्रचंड अहम वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें कोई महत्व नहीं देता है और प्राय इन्हें अनदेखा ही कर दिया करता है। सो वही हमें समझना है कि हमें कोई रूप से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना कि हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इसका समझते हैं। सब कुछ सेम है। अवतार भी आते हैं, डिवाइन मदर्स भी आती है, जैसे ये आपके कैथलिक्स में, क्रिश्चियंस में बहुत ज्यादा बोलते हैं होली फादर, हेवनली फादर, डिवाइन मदर। तो जैसे हम अपने हम देवी देवता बोलते हैं हिंदूज। तो आपको किसी भी चीज में फंसना नहीं है। आप इनलाइटन मास्टर्स भी बहुत हो चुके हैं जो आत्मज्ञान पा लेते हैं। ऐसे कितने गुरु हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, परमहंस योगानंदा, बहुत सारे लोग आपको होंगे। लेकिन आपको इनके नामों में भी नहीं फंसना है। आपको सिर्फ समझना है कि इन सब में कॉन्शियसनेस थी जो मेरे अंदर भी है, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है, इनसे मुझे इंस्पिरेशन लेनी है। और ये लोग क्या लोग हैं? सिंपल सीधे साधे लोग हैं, साधारण है, कोई ये शोशेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। आप किसी को भी देख लीजिए जो भी आपको लगता है आत्मज्ञान प्राप्त करे हुए, कोई भी, या कोई भी, तो कोई भी ज्यादा पॉम्पिन शो नहीं है इनमें। क्योंकि जब पॉम्पिन शो आएगी तो कहीं ना कहीं अहंकार आएगा, और इनको अहंकार से मतलब ही नहीं, दूसरों को हील करने में लगे रहते हैं, दूसरों को हेल्प करने में लगे रहते हैं। सो हमें इनसे इंस्पिरेशन पानी है अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए। आइए अब एनलाइटन शिक्षक की बात करते हैं। अगर आप किसी एनलाइटेड शिक्षक की ओर आकर्षित हुए हैं तो इसलिए क्योंकि स्वयं आप में उसकी इतनी विद्यमानता है कि आप किसी दूसरे में आप उसे पहचान लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग थे जो जीसस या बुद्ध को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है और ना कभी रही है, जो कि बनावटी और पाखंडी गुरुओं की तरफ ही आकर्षित हुआ करते हैं। अहमग्रस्त लोग हमेशा किसी बड़े अहमग्रस्त की ओर आकर्षित हुआ करते हैं। अंधकार कभी प्रकाश को नहीं पहचान सकता, केवल प्रकाश ही प्रकाश को पहचान सकता है। इसलिए ऐसा मत मानिए कि प्रकाश आपके बाहर कहीं है, या यह कि वह किसी खास रूप में ही आ सकता है। अगर केवल आपका गुरु ही ईश्वर का अवतरण है, तो फिर आप क्या हैं? किसी भी प्रकार की एक निष्ठा तो किसी एक रूप के साथ तादात्म्य हो जाना है, और किसी रूप के साथ तादात्म्य का मेहता का अर्थ है अहम, भले ही वह कैसा भी छद्म वेश क्यों न धारण कर ले। सो हमें क्या समझने की जरूरत है कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई टीचर है, कोई गुरु है, तो हमें उनके अंदर क्या मिल रहा है? स्टिलनेस, पीसफुल, ये सब चीजें मिल रही हैं। तो हम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें ये, हमारी जैसे एनर्जी है वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। कई बार लोग झांसे में फंस जाते हैं, बोलते लिविंग गुरुज हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन आजकल फेमस है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आसाराम गुरु, कि ये गुरु हैं, इनकी तरफ पहुंचो। बट ये एक्चुअली क्या थे? बनावटी, पाखंडी थे, हिप्नोटिज्म में लोग को बिलीव करते थे। और फिर इनका पर्सनल इंटेंशन भी बहुत रहता था, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यहाँ जा रहे ये मिल जाए। लोग की गाड़ियां ले लेना कि नहीं ये आपने दान कर दी, लोग की प्रॉपर्टीज ले लेना, ज्वेलरी ले लेना, ये सब इनका काम था। सो अगर हमारी कॉन्शियसनेस लो है, स्थूल है, तो हमें समझना चाहिए कि ग्रॉस अगर एनर्जी हमारी है तो हम ऐसे ही लोग को अट्रैक्ट करेंगे जिनके अंदर खुद को ईगो और हमें भी ईगो है। अगर हमें लाइट एनर्जी की तरफ जाना है, हमें देखना पड़ेगा सादगी में अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर हमें सादगी से अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हम सही पाथ पे चल रहे हैं। हमें आइडेंटिफिकेशन के अंदर नहीं फंसना है, लेकिन हमें क्या समझना है कि
जाने अनजाने में अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ईगो का काम ले रहे हैं और वो कहीं ना कहीं से भी धारण हो जाती है, एक किसी के रूप के अंदर खुद घुस के आ जाती है, कि किसी के फॉर एग्जाम्पल कि कोई चोला पहना हुआ है, उसके अंदर से वो मिले, तो आपके अंदर है कि आप प्रकाश कैसे खोजें, अच्छाई में प्रकाश खोजें कि बुराई में प्रकाश खोजें। खोजने वाले आप हैं, देखने वाले आप हैं, आकर्षित होने वाले आप हैं। अगर आप अपने अहम से ढूंढेंगे तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, और अहम छोड़ देंगे, लव में जाएंगे, फॉरगिवनेस में जाएंगे, तो वैसे ही लोग मिलेंगे। आपकी लाइफ में जो गुरुज, टीचर्स, फ्रेंड्स भी आएंगे, और जो जाएंगे आप देखेंगे कि जो लोग आ रहे हैं उसी की तरफ आपकी लाइफ ट्रांजिशन हो रही है। तो आपको खुद को बता दिया जाएगा, आपको खुद का आपको मेंटालिटी बताएगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। गुरु की विद्यमानता को किसी नाम व रूप से परे अपनी ही पहचान के प्रतिबिंब को देखने के लिए और अधिक सघन रूप से स्वयं विद्यमान रहने के लिए प्रयत्न कीजिए। जल्दी ही आप पाएंगे कि विद्यमानता में कुछ भी मेरा तेरा नहीं है। विद्यमानता उपस्थिति बस एक है। जैसे आजकल भारत में बहुत हो रहा है ना कि हिंदू, मुस्लिम, चाहे मीडिया बना रही है, चाहे पॉलिटिक्स वाले लोग बना रहे हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं, जो भी है, हमारा रिलीजन बेटर है, तुम्हारा ऐसा, अगर हम ऐसी लैंग्वेज ले रहे हैं तो हम इसका मतलब एनलाइटमेंट से बहुत बहुत दूर है। सब कुछ अच्छा है, अल्टीमेट एक चीज है, प्रेजेंस। उनके गुरुओं में भी प्रेजेंस है, उनके भगवानों में भी प्रेजेंस है, आपके अंदर भी, आपके भगवानों में भी है। सो अगर आप सबको एज वन देख रहे हैं, एकाकार देख रहे हैं, तो आप अच्छी लाइफ में जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस करते हैं ग्रुप वर्क की, कैसे फर्क पड़ता है जब हम ज्यादा लोग एक समूह में काम करते हैं। आइए बात करें। वर्तमान में आपकी विद्यमानता के उपस्थिति के प्रकाश को अधिक प्रदीप्त करने के लिए यह काम एक समूह में करना काफी मददगार हो सकता है। उपस्थिति की अवस्था में रहने वाले लोगों का एक साथ मिल बैठना एक अत्यधिक सघन सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र को पैदा करता है। यह न केवल उस समूह के हर सदस्य की उपस्थिति के विद्यमानता के परिणाम को बढ़ा देता है, बल्कि सामूहिक मानवीय चेतना को उसकी प्रबल मन वाली अवस्था से मुक्त कराने में भी सहायता करता है। इससे विद्यमानता की अवस्था अधिकाधिक व्यक्तियों को सुलभ होने लगती है, लेकिन जब तक कि समूह के का कम से कम एक सदस्य पहले से ही और स्थिर रूप से विद्यमानता में स्थापित न हो चुका हो और इसलिए उस अवस्था की ऊर्जा तरंग को थाम न सकता हो, तब तक यह खतरा बना रहता है कि वहां मौजूद कोई अहमग्रस्त मन आसानी से खुद को हावी कर सकता है और समूह के सारे प्रयास पर पानी फेर सकता है। हालांकि यह सामूहिक प्रयास बहुत महत्व रखता है, लेकिन मात्र यही पर्याप्त नहीं है। न तो इस पर निर्भर हो जाने के लिए आपको इसमें जाना चाहिए और न ही आपको किसी शिक्षक या गुरु पर निर्भर होने के लिए इसमें जाना चाहिए, सिवाय उस बीच वाली अवधि के कि जब आप विद्यमानता के उपस्थिति के अर्थ को समझ रहे हो और उसका अभ्यास कर रहे हो। अब जब ग्रुप वर्क की बात आ रही है, हमें समझना पड़ेगा ग्रुप वर्क बहुत हेल्प करता है हमारी लाइट को डीपर लेकर जाने में। हमारे एक, आप कभी अकेले मेडिटेट करें और आप ग्रुप में मेडिटेट करें, आप अकेले ओम का चांट करें और एक ग्रुप में चांट करें, दोनों की वाइब्रेशन में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ग्रुप जो बनना चाहिए उसमें हमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए कि कोई ना कोई एक इंसान ऐसा हो जो डीप उतर चुका हो, कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा हो। तब क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन, हम सब हायर वाइब्रेशन पे मैच करने को रेडी हो जाते हैं जब हम इवॉल्व हो जाते हैं, और जब इवॉल्व नहीं होते, ईगो माइंड्स चलते हैं, तो लोअर वाइब्रेशन पे एडजस्ट करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप को चूज करना, देखना कि इसका परिणाम क्या हो सकता है और इससे हम आप अपने आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि एवरीवन इज सेम, येट हम सब लगे हुए हैं कॉन्शियसनेस को बेटर करने के लिए। जब हम बेटर करते हैं तो हमारे अंदर से ऊर्जा और तरंग निकलती है, एनर्जी निकलती है और फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वो हमें अपने हाथ में थाम के आगे से आगे ले जाती है। प्रॉब्लम्स अगर आ भी नहीं होते तो ग्रुप बोलता है सब ठीक हो जाएगा, वो आप पे चांट कर देंगे, कुछ करेंगे, आप रियलाइज करेंगे आप प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकल रहे हैं। सो बहुत जरूरी होता है
एक सत्संग रखने का, एक सत्संगति रखने का, लेकिन हम ये नहीं हो जाए कि यार मेरा ग्रुप ही नहीं है, मैं तो आगे इवॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई टीचर भी नहीं है। अगर टीचर नहीं है, ग्रुप नहीं है, ऑल राइट, आप अकेले हैं, आपके पास आध्यात्मिक किताबें हैं, यूट्यूब पे सेशंस हैं, आप उनसे, उनको भी अपनी कंपनी मान के अपने आप को एलिवेट कर सकते हो। लेकिन जब इनको अभ्यास करते हैं तो हम सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि जब हमें अभ्यास करना है तो हमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन जरूर चाहिए, डिसिप्लिन जरूर चाहिए। कि अगर मैंने प्लान किया कि 5 से 6 में पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ये नहीं कि फिर मैं आगे पीछे कर दूं। और किसी भी रीजन से मैं 5 से 6 नहीं पढ़ पा रहा तो मैं 4 से 5 पढ़ लूंगा, 3 से 4 पढ़ लूंगा। लेकिन मेरा जो 1 घंटा प्रयास का है, अपने अंदर जाने का, विद्यमान रहने का, पावर ऑफ नाउ को देखने का, अपनी एनर्जी को देखने का, अपनी फ्रीक्वेंसी को देखने का, अपने मन को देखने का, वो मैं कार्यक्रम करता ही करता हूँ। मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई लेकर जाऊं। ये था हमारा अध्याय नंबर 5। कल हम शुरू करेंगे फ्राइडे को अध्याय नंबर 6। ये हमारी इनर बॉडी के बारे में काम करेगा, कैसे हम अपने अंदर और डीप उतर पाए और कैसे अपने आप को ज्यादा समझ पाए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन जो आगे आने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। एनी डाउट? छाया, आपके मैसेजेस हैं कभी कभी अच्छा सॉरी मैंने नहीं पढ़े आज आपके मैसेजेस, जब मैं बोल रही थी तब आपने लिखे होंगे, बट थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीवन। कोई सवाल हो तो आप रेज कर लीजिए हैंड।